अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना इलियास और प्रोग्राम का नाम है ब्रेकफास्ट विद सज्जाद। मीर आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं क्या आप? है? ठीक ठाक है। अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे चल रहे हैं रोजे? ठीक चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है। आज के रोज़े के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती अच्छा। इसीलिए इंशाल्लाह ठीक चलेगा, ये ज़्यादा ठीक चलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो सकता है आज का रोज़ा चुड़ी रोज़ा हो। और अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है हेडलाइंस। जी मीर साहब, टॉप स्टोरीज। देखिए, एक तो पंजाब का बजट आया, दो ही खबरें हैं, और दूसरा सरताज अजीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी मसले पर है जो पाक अमेरिकन रिलेशनशिप में बिल्कुल ऐसा। डेवलपमेंट हो रही है। पंजाब का बजट के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता है। सूबाई बजट सारे इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। पंजाब का बजट सिंध के बजट से तकरीबन दुगना है, तकरीबन दुगना ही है तकरीबन। वो 850 या कितने का है, ये 1650 वगैरह कोई इस लेवल का है। और ज़ाहिर है कि इसमें डेवलपमेंट बजट खासा रखा गया है। अब तमाम लोग एतराज़ात भी कर रहे हैं। देखिए, पंजाब सूबा बड़ा है और इसके वसाइल ज़्यादा हैं, बिल्कुल और सिंध के सूबे को सबसे बड़ी जो एज हासिल है वो कराची का है। बिल्कुल कराची मुल्क की पूरी इकॉनमी जो है वो कंसंट्रेट करती है कराची पर। पाकिस्तान का कमर्शियल कैपिटल है। मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तान का सनती और तजारती दारुल हुकूमत है। कारखाने भी वहाँ ज़्यादा हैं और सारे हमारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं, सारे बैंक वहाँ हैं। यही नहीं, वो कंपनियाँ जो पंजाब में ऑपरेट करती हैं वो कराची में उनके हेड ऑफिस हैं, टैक्स वो वहीं पे करती हैं। बिल्कुल यानी कि ये एक बड़ी सिचुएशन है Economic जिससे hub है। उनकी आमदनी और उनका एक जो हुजूम है वो नज़र आता है। कराची जब कहते हैं कराची ज़रा ख़राब होता है तो पूरे मुल्क के हालात बदलते हैं। पंजाब एक कांस्टेंट तौर पर, मैं साफ कहूँगा, सिर्फ ये शहबाज शरीफ के ज़माने में नहीं या नवाज शरीफ के ज़माने में नहीं, परवेज़ इलाही के ज़माने में भी, और परवेज़ इलाही के ज़माने में नहीं, ये अपने ये जो वाई साहब थे उनके ज़माने में भी एक कॉन्स्टेंटली एक प्रोग्रेस की तरफ चल रहा है। जैसे खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कहा जाता है कि खान कयूम खां के साथ लोगों को सियासी इख्तलाफ जितने भी हुए हों, उन्होंने सूबे को एक ख़ास ट्रैक पे रखा था। बिल्कुल इस तरह जैसे कि वहाँ जब जन फजल हक आए थे तो उन्होंने भी, यानी खान कयूम के बारे में कहा जाता था पहाड़ की चोटी पर अगर एक गांव मौजूद एक घर मौजूद है तो बिजली का खंभा वहाँ भी पहुँचा हुआ है। इन्होंने स्कूलों और सड़कों का खासा जाल बचाया था। तो एक टफ स्टैंडर्ड, मतलब यहाँ जुलानी थे जनरल, उसके बाद नवाज शरीफ, सब एक सेट हो गया ट्रेंड कि हुकूमत जो पावर में आएगी उसे कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा। यह हुकूमत भी कर रही है। ज़ाहिर है बहुत से एतराज़ात भी इस पर उठने चाहिए। सबसे बड़ा एतराज़ तो ऑरेंज लाइन पर है। इस पर 85 अरब रुपया जो है ऑरेंज लाइन के लिए रखा है, जिसका मतलब है कि आइंदा ये उसने कहा आप कैसे पूरे करेंगे। डेफिसिट बजट 114 करोड़ का डेफिसिट होने का, डेफिसिट क्या है, कुछ कर्जे लेंगे, कुछ बदल लेंगे गैर मुल्कों से। इसका मतलब ये है कि रिलायंस हम बहुत ज़्यादा उस कर्जे पे कर रहे हैं, ख़ास तौर पर ऑरेंज लाइन मनसूबे पर, जो चीनी बैंकों ने हमें अदा करनी है, और कुछ पैसे हमें एड के तौर पर मिलने हैं मुख्तलिफ जगह से, वो अलग देखे जाते हैं। हमारे एजुकेशन के प्रोजेक्ट पे, दूसरे प्रोजेक्ट पे मदद आती है और हम उसको इस्तेमाल भी करते हैं, तमाम सूबे करते हैं इस्तेमाल। तो चनाचे कोई डेफिसिट होना कोई ऐसी बात नहीं जिस पे बहुत बात की जाए। अब ये कहा जाता है कि पंजाब ये सारे काम करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, अभी वसाइल हैं तो वो करता है। वसाइल सिंध के पास भी ठीक ठाक है। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा हुकूमत जो है वो बेसिकली स्ट्रक्चर ठीक करने पर ज़्यादा तवज्जो दे रही है। दावा उनका ये है कि वो कवानीन बना रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वरना वो सारे वही मनसूबों पर गौर करते हैं। मेट्रो ट्रेन बस चलाने का मनसूबे पर गौर किया उन्होंने, हस्पतालों का वही पैटर्न है, यानी पैटर्न सारे लोगों के एक ही हैं। कराची में भी आखिर अब वो ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन और फलां बन रही है ना, तो पैटर्न सबका वही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि पंजाब में जब ये काम होता है तो इसमें शोर पड़ता है, लाहौर में हो रहा है जी, सिर्फ लाहौर में हो रहा है। इन्होंने लाहौर के बाद मुल्तान में भी अब शुरू करने का इस बार बजट में रखा है, तो मुल्तान में भी ये बना देंगे बहुत सारा कुछ। पिंडी में और इस्लामाबाद को इन्होंने लिंक कर दी है, और वो भी एक हिस्सा है। तो बेसिकली लॉजिस्टिक पर और ट्रांसपोर्ट के ज़राए को बेहतर बनाने पर काम जो है वो कंसंट्रेट कर रहे हैं। महातिर मोहम्मद ने जब ये कहा था कि मैंने गाँव से शहरों तक और खलियानों से, खेतों खलियानों से मंडी तक और पूरे मुल्क को एक नेटवर्क से मुंसलिक कर दिया था और तरक्की यहाँ से आगाज़ हुई थी, तो हम तालियां बजाया करते थे। लेकिन जब हम खुद कर रहे हैं तो हम डेस्क बजा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये खैर अपोजिशन का हक होता है जब तक इस पर इस तरह की एतराज़ ना किए जाएँ। तो हुकूमत भी मनमानी करती है और किसी बात पर नहीं करती। ऑरेंज लाइन का मनसूबा जो है ख़ास तौर पर वो इतना बन चुका है, इतना हिस्सा उसका शहर का डिमोलिश भी कर दिया गया है
कि अगर इसके फंड जल्दी रिलीज किए जाएं और तेजी से बन जाए तो शहरियों को भी सहूलत होगी। और मेरा ख्याल है और ये भी कहा जा रहा है कि जो डेवलपमेंट बजट है इस दफा पंजाब जो गवर्नमेंट ने वो 37% ज्यादा रखा है। और अगर आप सिंध को देखें तो उन्होंने तो डेवलपमेंट बजट भी नहीं अपना यूज किया था लास्ट टाइम, यूज नहीं कर पाए। सिंध वाले का अजीब पैटर्न कायम हो गया वहाँ बहुत दिनों से। असल में वहाँ इंटरफेरेंस बहुत हुई है, वहाँ की नेचुरल हुकूमत को कायम नहीं होने दिया गया। वहाँ हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि शहर की शहरी नुमाइंदों को अपनी मर्जी के लोग वहाँ से मुंतखब करके सिंध की बड़ी पार्टी से मिलाकर हुकूमत बना लें, या MKM को हुकूमत दे के शहरी वादी की तरफ से तो सिंध में से अंदर से बंदे को चुन ले, बिल्कुल सही, वो खास इलाके जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ उनकी हुकूमत बना ले। साफ लफ्जों में कहूँ तो एजेंसियां हुकूमत बनाती रही हैं, वो कंट्रोल करती रही हैं। नवाज शरीफ के ज़माने में भी गुलाम उसाक का ही कंट्रोल था, सीधी बात है, और उसी के कहने पर वो हुकूमतें चला करती थी। और हर ज़माने का देखा है, मेरा आंखों देखा हाल है कि कहाँ कहाँ फैसले होते थे किसको वज़ीर आलम बनना है और कैसे वज़ीर आलम। अब पीपल्स पार्टी भी आकर कुछ ऐसे मसले पे आई है जब पीपल्स पार्टी के शायद अपने बहुत से मसाइल, स्ट्रक्चर मसाइल पैदा हो, करप्शन के बहुत से मामला वो जो एक होते हैं, और फिर फ्यूडर्स का वहाँ एक तो बड़ा जोर पीपल्स पार्टी के अंदर, शहरी की आदत तो है ही कम, वो सारी चीज़ें मिलकर कुछ वहाँ मसाइल पैदा हुए हैं। लेकिन बहरहाल वो भी अब ट्रैक पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और चलेंगे और करेंगे। पंजाब में ये है कि ये शहबाज शरीफ का एटीट्यूड है, तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्की के काम करते जाना और बातें भी सुनते जाना और हर जगह पहुँच भी जाना। यानी कि इसकी इस एटीट्यूड पे बहुत से लोग हैरान भी होते हैं, लेकिन दाद देनी पड़ती है। शहबाज शरीफ का ये काम है। अब मसलन उन्होंने एक कॉन्सेप्ट, एक अच्छा कोई कॉन्सेप्ट होते हैं ना, मसलन मैं दाद देता हूँ 1122 की ये जो बनाया था परवेज इलाही ने, वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, उसकी दाद। और भी बहुत से कॉन्सेप्ट उनके अच्छे थे। उन्होंने जो तालीम को सस्ता किया, फ्री किया एक लेवल तक। अब इन्होंने 11 अजला में ये तय किया है कि जो औरतें वहाँ बच्चियाँ पढ़ेंगी 6ठी जमात तक आएंगी, क्योंकि प्राइमरी के बाद ड्रॉप आउट होता था, उनको 1000 रुपया दिया जाएगा। 11 डिस्ट्रिक्ट पंजाब के इन्होंने पिन पॉइंट किए, फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं ताकि बच्चियों का ड्रॉप आउट जिस इलाकों में ज़्यादा उसको रोका जाए। जब घर वालों को 1000 रुपया मिलेगा तो बच्ची को वो स्कूल भेजने में कुछ उनको इंसेंटिव भी आएगा। तो यही कुछ किया जा सकता है इस मुल्क के एक स्ट्रक्चर को, माशरे को, इसकी शक्ल को बदलने के लिए जो किया जा सकता है। और कुछ टैक्स हमारे सूबे में लगाते ही नहीं जी, छोटे मोटे टैक्स लगाते हैं। अब देखिए ना, अब बाल उगाने का जो सर्जरी है, काम है, उस पर टैक्स लगा दिए, वे खुद तो बाल लगवा दिए, आप दूसरों पर रोक रहे हो, क्यों? ये क्या कर रहे हो? कल किसी ने एक तबसरा किया, बड़ा मजा तबसरा किया, बहरहाल मेरा भी लगवाने का कोई इरादा नहीं है, जिन्हें समझ रखे ये पूछने वाली थी आपसे। हाँ, मैं इस पर कोई टेस्ट कर रहा हूँ। वो कल एक साहब एक फौरन देखते तबसरा करने लगे, बड़ा मुझे मजा आया। कहने खुद तो लगवा लिए, अब हमारे लिए महंगे कर दो। दूसरा बोला कि क्या फर्क पड़ता था, उनको महंगे भी हो जाते तो उनको तो कोई इतना असर नहीं पड़ता था, असर तो बहरहाल छोटे मोटे टैक्स की तरह गुजारा कर लेना। हाँ, उन्होंने तो बिग लगाई हुई गाड़ियों पर और इस तरह के छोटे मोटे टैक्स हैं जो इन्होंने किए। रक्षों पे 3000 टैक्स लगा दिए, हकीमों पर टैक्स लगा दिए, बेचारों पर, होम्योपैथ डॉक्टरों पर भी 2000 रुपया कितना टैक्स लगा दिया है। लेकिन रेवेन्यू भी उन्होंने अच्छा खासा जमा किया है। बहरहाल हमें कई रेवेन्यूज के और तरीके भी ढूंढने चाहिए, सिर्फ वफाक नहीं चुने, सूबे भी अपने कुछ टैक्स लगाएं और फिर डिलीवर करें। यानी कि असर उसका नजर आना चाहिए कि अगर उन्होंने टैक्स लगाया है जिस काम के लिए, इकरा सरचार्ज लगाया था महबूब हक ने, जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि वाज ऑन इकोनॉमिस्ट, पिछले 20-25 साल में रूबा सदी में महबूब हक ने इकरा टैक्स लगाया था, इकरा सरचार्ज। इकरा ज़ाहिर पढ़ने लिखने को कहते हैं ना, तालीम पर उन्होंने कहा कि ये जो एक्सपोर्ट आएंगी उस पर 1% 2% टैक्स लिया जाएगा और इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। टैक्स ले लिया, उस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि महबूबा की छुट्टी हो गई, बाकी लोग जो आए उन्होंने कहा ठीक है भी टैक्स से खा जाओ। हम लोग ये काम करते। ईस्ट पाकिस्तान जब हमारे साथ था तो उस वक्त पेट्रोल की कीमत 3 रुपये 5 आने फी गैलन थी, 3 रुपये गैलन थी, 3 रुपये 4 आने थी, 3 रुपये 5 आने सुपर आया करता था वो। हमने 1 रुपया टैक्स लगा दिया जो उस जमाने गैर मामूली था जी। ईस्ट पाकिस्तान में सैलाब आया और भाई सैलाब चला गया, ईस्ट पाकिस्तान चला गया, टैक्स कायम है। सही है। तो हमारे यहाँ तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, आता है और लोगों को यकीन आ जाए कि अगर इस चीज़ का इतना फायदा होगा तो लोग, मेरा ख्याल में बहुत अच्छा। जनूबी पंजाब का एक नया हमारे यहाँ एक खड़ा हुआ है, शायद 174 अरब रुपए जो है ना जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस किए गए हैं और 50% जो लैपटॉप है वो वहाँ दिए जाएंगे। अच्छी बात है, लैपटॉप वहाँ दिए जाएं, अच्छी बात है। बाकी जगहों पे लैपटॉप दें आप,
लैपटॉप कल्चर का फर्क पड़ा है, ये नहीं कहना कि पड़ा नहीं पड़ा। आप किताबें छोटी जमातों को फ्री दें, लैपटॉप बड़ी जमातों को फ्री दें, वो कहते हैं बेच देते हैं। अगर लैपटॉप बेच भी देते हैं, अगर आपके सूबे के अंदर ज़्यादा लैपटॉप होंगे और यूज़ करने वाले बढ़ते जाएंगे तो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी दोनों में इजाफा होगा। और मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में हम टीजी खान में टीचिंग हॉस्पिटल बना रहे हैं। अबे यार वो अस्पताल तो चला दो, ये वजीराबाद वाला जो है कार्डियोवैस्कुलर की हमात खड़ी है और आपका मजाक उड़ा रही है। मजाक उड़ा रही है कि परवेज इलाही ने बनाया था चूंकि आप उसको ऑपरेटर नहीं कर रहे। कितनी अजीबोगरीब बात है। वो मोटर बालकोट से काटते हुए वहां जानी थी, वो भी नहीं बना रहे और पूरा रास्ता बदल जाएगा। आप बनाएंगे आप इलेक्शन के करीब, वो ख्वाजा आसफ को भी लड़ना है, वो भी चीख रहा होगा। बिल्कुल सही। वो देखो उनके लोग एंटरप्रेन्योर हो गए, उन्होंने वहां एयरपोर्ट बना दिया अपने पैसों से, मुकामी लोगों ने, इंडस्ट्रीज ने। अब उनकी माल लाहौर आता नहीं, वहीं से जाता है और उनकी फ्लाइट हफ्ते में इतनी जा रही है वहाँ, कतर एयरवेज की और पता नहीं किस किस की और एमिरेट्स की, कि जिन लोगों को लाहौर में टिकट नहीं मिलते वो सियालकोट चले जाते हैं, वहाँ से बैठ जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, ये पाकिस्तान में एक डाइवर्सिटी जो आ रही है इसको एंजॉय करें। कोई लाहौर में कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं। दूसरी खबर जिसको मैं कह रहा हूँ वो सरताज अजीज वाली है जी। वो आजकल शेर हुए हुए हैं। बिल्कुल ऐसा, पता नहीं उनको कौन सा मसाला लगा है कि वो शेर हो गए हैं और बड़े खड़ी खड़ी सुना भी रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा देखिए ये अमेरिका और भारत जो हमारी इक़्तिसादी राहदारी है, सी पैक जो है चैन के साथ, उससे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। ठीक। और अगर ऐसी सूरत पैदा होगी, ताकत का तवाज़न खित्ते में बदला, तो हमारे पास न्यूक्लियर ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, ये बात इस वक्त उन्होंने क्यों कही कि न्यूक्लियर ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा? ये ऑप्शन तो सिर्फ फौज को अपनी ताकत ज़ाहिर करने के लिए ऑप्शन है कि अगर हमारी बॉर्डर्स पर प्रेशर डालने की कोशिश की गई, जैसे अमेरिकन करते हैं या इसराइली करते हैं, कि वो इंडिया को कहते हैं कि पाकिस्तानी सरहदों पर फौज खड़ी कर दो, पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाओ, लेकिन ये प्रेशर तो बेसिकली फौज को फेस करना पड़ता है। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? जवाब में जो पैगाम आया कि हमारे पास न्यूक्लियर ऑप्शन है, ये भी एक असली पैगाम है। वरना हम कोई सफारती ऑप्शन जो है उसका हम जिक्र नहीं करते, लेकिन एक फैक्ट है कि अगर आप हमें अकेला करेंगे तो हम अकेले होंगे नहीं, हम लड़ेंगे, लड़े मरेंगे और आप कभी नहीं छोड़ेंगे फिर। और न्यूक्लियर ऑप्शन का मतलब ये नहीं है कि हम अपने इलाके में उसको इस्तेमाल करेंगे जिसको हमारे टैक्टिकल वेपन से और हम कुछ भी कर सकते हैं फिर यानी कि इस तरह की धमकी का मतलब यही। अब मसला ईरान के बारे में भी है, ये भी मैं समझता हूँ कि हम कुछ ओवर तो नहीं हो रहे, हमें गौर करना चाहिए। मसलन ये कहा गया कि ये तो खैर कहा गया कि अदम इस्तेहकाम हुआ तो दुनिया नताइज भुगतेगी, लेकिन ईरान के बारे में कहा गया ईरान बताए मुल्ला मंसूर वहाँ क्या कर रहे थे। अच्छा, ये मुशीरे पहले हमारे आर्मी चीफ की तरफ से ये बयान आया कि उन्होंने रूहानी से कहा है कि जी आपके यहाँ अब आया मुल्ला, इसके बारे में आया। इसको किसी और तरीके से बयान किया जा सकता है, लेकिन ख्याल हम ईरान पर भी थोड़ा सा दबाव डालना चाहते हैं और कहते हैं हम देख रहे हैं कि उसका पासपोर्ट था भी कि नहीं था, वो क्या चीज़ थी, कैसे हासिल हुआ, क्या नहीं था, कैसे बना, क्या नहीं बना। उन्होंने कहा अब हमने स्ट्रेटजिक डेप्थ की जो बात थी वो छोड़ दी है। 30 साल हमने बड़ी मेहमान नवाजी की कर दी इन अफगानियों की, अब आप अमेरिका ले जाए और इंडिया ले जाए, जहाँ ले जाएं, अब हमें नहीं जरूरत इनकी। ये इशू चल रहा है, हमने इनकी बड़ी खिदमत की है और उल्टा ये हमारे गला पड़ा हुआ है। अब लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले में दो टोक बात करने को तैयार है। आप रोज हम पे इल्जाम लगाते हैं, अपने बॉर्डर हम सील कर रहे हैं आपके, हम ना आपके बंदे उधर आने देंगे ना उधर जाने देंगे, आप बैठो, आपने जो करना करो, और इधर से जो बंदा आपका शहरी होगा उसको हम वापस भेजेंगे, हाँक देंगे यहाँ से। यही एटीट्यूड इख्तियार किया हुआ है। इससे इस इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस पर डिस्टर्ब है। भाई अमेरिका ले जाएं, आप शहरियत दे दें। वो बैठा हुआ ना अफगान, एक तालिबान का हामी था, पाकिस्तान का मुखालिफ था, बैठा हुआ था ना, उसके बेटे ने दिखा दिया काम आपको। सही। तो ऐसे दो चार आप कुछ 30 लाख में से कोई 1 लाख ले जाए ना, अपने यहाँ आबाद करें, बाकी यूरोपियन को कहें कुछ को वो आबाद करें, बाकी अफगानिस्तान में हम वापस भेजते हैं, कुछ इंडिया को दें, वो बड़ा स्ट्रेटजिक पार्टनर बनना चाहता है वो ले जाए। तो बड़ा एक मतलब एक हमने भी उसको कि हमने अमेरिका की दोस्ती भुगत ली है। ये तो मैं भी कहता था, वो एक इंडियन चैनल ने बात की कि जी ये जो माहिदा हुआ है उस वक्त शायद कोई सिविल न्यूक्लियर वेपन का माहिदा हुआ था, तो मैंने कहा यार हमारी अमेरिका से बड़ी दोस्ती रही है, बरसों दोस्ती रही है, अब आपकी हो रही है, हमने तो भुगत दिया, अब आप भुगत लीजिए।
हमने जो मज़े लेने थे ले लिए, अब आप मज़े ले लीजिएगा और एक आध साल के बाद बताइएगा क्या हाल है आपका। बिल्कुल। तो मैंने भी उनको लाइट मूड में ये कहा, तो वो बेचारे वो बड़ी लड़ाई करने के मूड में थे मुझसे। लड़ाई क्या करते, हंसी में बात टल गई और बात दूसरी तरफ चली गई, और बताया कि अमेरिका हक़ानी नेटवर्क, शकील अफरीदी और इनको चाहता है और मज़ाइलों में कमी चाहता है। हम मज़ाइलों में कमी नहीं करेंगे। सर यहाँ पर एक बात ना, वो हमारे से मिसाइलों में कमी चाहता है, लेकिन जो इंडिया ने पिछले दिनों इंटरसेप्टिव मिसाइल जो बनाया है, जो कि बेसिकली काउंटर करेगा बैलिस्टिक मिसाइल को, और ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। कहाँ करेगा वो, तो बेचारा कहीं कोई बात नहीं करता, खुश हो जाएगा। अभी बना रहा है, इंडिया ऐसे ही बुली कर रहा है। अभी उसकी टेक्नोलॉजी मिसाइल टेक्नोलॉजी लेवल की है ही नहीं, वो अमेरिका से लेना चाहता है टेक्नोलॉजी, उसके अलावा उसका काम कुछ नहीं है। तो वो असल मिसाइल बनाने के बाद जो है उनको, हमारे बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना किसी जगह भी हिट कर सकते हैं, और इनके कोई एंटी ब्लास्टिक वो तो अमेरिका के किसी काम के नहीं है। अच्छा। ऐसे किसी कोई काम दिखा नहीं सकते। उन्होंने कहा भारत जो है चीन और पाकिस्तान, चीन और मुसलमानों के खिलाफ, चीन और मुसलमानों के खिलाफ अमेरिका का फ्रंटमैन बन रहा है। अच्छा। तो वो ये सारी सूरत हाल है जी। और F-16 के बारे में ये कह दिया गया कि इट्स डेड इशू नाउ। अब हम F-16 को ना इंटरेस्टेड है ना बात करें अमेरिका से, और जॉर्डन से हम कुछ बात कर रहे हैं। अगर कुछ बन गया तो होगा। बाकी कुछ खबरें हैं वही उमर मतीन के बारे में, फ्लोरिडा के बारे में, लैपटॉप मिले, दस्तावेजात मिले, ये कोई ऐसी खास बात नहीं है। बाकी हमारे अंदर की सियासत की खबरें जो चलती रहती हैं, बिलावल भुट्टो ने कुछ कहा, परवेज रशीद को पाँव छूए, उन्होंने कहा हमारे तो कल्चर ये है, हम तो बड़ों को एहतराम करते हैं और ये जो चाहे कहते रहे हम एहतराम करते रहेंगे। बहरहाल यही खबरें हैं आज की जी। और उन्होंने कहा था हम पनामा गेट से पीछे नहीं हटेंगे, दिस इज व्हाट सेड। बहरहाल यही खबरें हैं जी आज की, बस इंपॉर्टेंट खबरें यही। तो फिर हम एक ब्रेक की तरफ चलें, एक ब्रेक ले, मजीद स्टोरीज भी शामिल करेंगे, अनफोल्ड करेंगे, तज्जिए भी लेंगे, आर्टिकल्स भी लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इनसाइड। जी मीर साहब, आर्टिकल्स कौन कौन से आज? पहला आर्टिकल मुझे सुनाते हुए कुछ शर्म सी महसूस होती है, तुम बैठी हुई यहाँ पर, क्या करूँ। आर्टिकल है बड़ा मज़ेदार, इफ्तिखार गिलानी का है, हमारे जो नुमाइंदे हैं दुनिया के वहाँ दिल्ली में, और सईद अली गिलानी के दामाद भी हैं और बहुत अच्छे भले जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान आ चुके हैं, मिल चुका हूँ मैं इनसे। वो लिखते हैं जी कि वहाँ कोई प्रवीण तोगड़ा नाम का कोई शख्स है, वो हिंदू विश्व हिंदू परिषद जो है उनका कोई लीडर है, यानी हिंदू तंजीम जो है। वो तोगड़ा साहब जो है ना, उन्होंने अपनी स्टेज पे खड़े होकर शीशी लटकाई और लुकाई और तकरीर की कि मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है, हिंदुओं की आबादी कम होती जा रही है, और इसकी वजह क्या है। उन्हें उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल करना अच्छा लगता है, उनकी वजह इनकी हिंदुओं की इम्पोर्टेंस है। और ये शीशी जो है, ये दवाई की शीशी में, जैसे सलाजीत नहीं बेचती हमारे मजमा बाज यहाँ, वैसे मजमा लगा के जो दवाई की शीशी है आपको कम कीमत में दी जाएगी, और ताकि हिंदुओं की आबादी बढ़े। सही। आप बताइए अगर सियासत इस लेवल पे आ जाए कि आप मजमा बाज बन जाएं स्टेज पे खड़े होकर, और आपके बड़े बड़े लीडर और इस तरह की बातें करें, तो उन्होंने कहा देखिए हिंदुओं की आबादी कम होना जो है ना, ये आपको ऐसा मसला नहीं है। पहली बात तो है कि जो दलित और कबायली हैं वो कहते हैं कि हिंदू हैं ही नहीं, आपने हिंदुओं में उससे शामिल कर रखा था, वो आप मानते नहीं है कि वो हिंदू नहीं है, और अब उनको कहते हैं अलग तशख़्ख़ुस दिया जाए, वो खाने में अपने आप को हिंदू लिखवाते ही नहीं है। और दूसरा ये कि शमाली कर्नाटक में मसलन लंगायत एक उनका कोई एक फ़िरका कह लीजिए मज़हब है, 7 करोड़ लोग हैं, वो कहते हैं हमारा हिंदू मत से क्या ताल्लुक़, हम राम जी की पूजा करते, हम शिव जी की करते हैं, हम तो बिल्कुल डिफरेंट लोग हैं, हम आज़ाद लोग हैं, हमें हिंदू ना कहा जाए। बिल्कुल ऐसा। और जो सिंधी पाकिस्तान से गए हुए जिन्हें हम हिंदू कहते हैं, वो कहते हैं जी हम भी हिंदू नहीं हैं उस मानो में जिस मानो में आप कहते हैं। और पता नहीं कुछ इस तरह कि ब्राह्मण राज, हिंदू उसको कहते हैं जो ब्राह्मण राज को मानता हो, जो राम जी को मानता हो, शिव जी को नहीं मानता वगैरह, वो इस तरह को चक्कर होगा। उन्होंने कहा हम ही हिंदू ना गिना जाए। तो उन्होंने कहा बेशुमार लोग हैं जो खुद को हिंदू के तौर पर रोल करते नहीं हैं और अपने आप को अलग रखना चाहते हैं। और भी कुछ गिनवाए हुए हैं कि वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें हिंदू। देखिए ये एक इशू था कि एक दिन वो इंडोनेशिया में थे, तो एक बंगाली खातून है, वो जानबूझ के चिड़चिड़ कर रही थी, पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में भी बड़बड़ करके बोल रही थी कि कहाँ जीता है इन्होंने ये। तो उन्होंने कहा जी हिंदू जो थे जब
पाकिस्तान हिंदुस्तान बांग्लादेश इकट्ठे थे तो हिंदुओं की तादाद 19% थी, अब 7.5% है। ये कि कम क्यों हुई? खैर सवाल तो जवाब उसको देना चाहिए था, लेकिन मसला क्या था? मसला साफ था। मैंने कहा यहाँ तो उस ज़माने में हिंदुओं की इनरोलमेंट गलत करवाई गई थी और वो लोग वोट के लिए वहाँ इंडिस्ट हुए हुए थे, रहते वो दूसरे बंगाल में थे, वोट के वक्त आके फसाद पैदा कर देते थे। या फिर हम ये मान लें कि आप लोगों ने इतना तंग किया वो भाग गए, या उनका मकसद पूरा हो गया, अपने इलाके में चले गए। ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा होती है कि जो उन्होंने कहा ये आबादी काम वाम कोई नहीं है। फ़र्क पड़ा है, उसने फिर फिगर गिनवाए कि मुसलमानों में जो रेशो था आबादी का वो कितना था, कितने परसेंट था। गालबन ये है कि हिंदू वहाँ 96.6% है और मुसलमान जो है वो 96.6% हैं हिंदू, और मुसलमान 17.22% हैं। और ईसाई और सिख बहुत कम है। और ये है कि बढ़ने का मसला ये है कि वो 80 कुछ बढ़ रहे थे, अब पहले 79 कुछ बढ़ रहे थे। तो हिंदुओं की अभी कुछ जो फ़र्क पड़ा है वो 19.4 में से पता नहीं 14, बहुत कम मामूली फ़र्क पड़ा है। तो उन्होंने कहा कि आबादी में इससे फ़र्क नहीं पड़ा है। एक चीज़ हुई है और वो चीज़ बड़ी हिंदुस्तानी कल्चर में इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ लड़कियों को पैदाइश से पहले मार दिया जाता है। अच्छा, वो चनाचे वहाँ वो जो अल्ट्रासाउंड है वो मना कर दिया गया है। हाँ। वो औरतों बच्चियों को जिंदा गाड़ दिया जाता है, जो जहालत की रस्म थी। तो और ये रस्म हिंदुओं में है, मुसलमानों में तो नहीं है ना जी। आप वहाँ मर्दों और औरतों की तादाद जो है वो इसमें फ़र्क है। 1000 मर्दों के मुकाबले में 951 मुसलमान हैं और 1000 मर्दों के मुकाबले में औरतें शायद इससे कुछ कम है। उन्होंने कहा कि आबादी की तादाद औरतों की तादाद से बढ़ती है। वो आप मार देते हो, पैदा होने से पहले मार देते हो, या पैदा होती हैं तो उनको किस तरीके से कर देते हो। तो इन सारी चीज़ों का असर है खामखा मुसलमानों पर शक करने, इल्ज़ाम लगाने के लिए कि जो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं और अपनी दवाई की शीशियाँ बेचने के कोई और काम करें। लीडर से हकीम बनने की ज़रूरत नहीं है। अब जावेद नकवी साहब दूसरे हमारे कॉरस्पॉन्डेंट हैं डॉन के, वो भी दिल्ली से लिखते हैं और वो एक ख़ास लेफ्ट मजाज का एक सेकुलर पता नहीं क्या कुछ इस तरह की चीज़ है। वो कहते हैं जी रमज़ान और रमदान के फ़र्क पर लिखा है। हम रमदान भी कहते हैं, रमज़ान कहते हैं। देखें वलद्वालीन, उस पर कुछ लोग वलद्वालीन पढ़ देते हैं। जैसे जीम और गाफ का फ़र्क है, गमाल अब्दुल नासिर कहते थे, जमाल अब्दुल नासिर नहीं कहते थे। यानी अरब दुनिया में खुद तलफ़ुज़ के बहुत से फ़र्क पाए जाते हैं। कुरान को हम कुरैश की ज़ुबान पे पढ़ते हैं, इसलिए हम अमूमन वलद्वालीन कहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो थे वो वलद्वालीन पढ़ते हुए इसमें कोई हर्ज महसूस नहीं करते थे। इस तरह रमज़ान को अगर उस एक जगह पढ़ेंगे तो रमज़ान पढ़ेंगे, वरना रमज़ान पढ़ेंगे। इसलिए उन्होंने कहा जी मैं तुर्की में बैठा हुआ था तो एक बहरा आया, वहाँ गेट के साथ ही कैफ़े सा बना कुर्सियाँ रखी हुई हैं। बहरा आया, उसने एक बड़े मियाँ को अरब था, उससे कहा कि आप क्या इसमें लेंगे। उन्होंने कहा मैं तो जाने के लिए इंतज़ार में बैठा हूँ। उन्होंने कहा कहीं और बैठ जाइए, ये तो रेस्टोरेंट है। दूसरे साथ ही एक करीब ही एक तुर्की बैठा हुआ था, तो वो नौजवान था, उससे कहा तो उसने कहा जी मुझे रोज़ों का महीना था, अगरचे उसने कहा जी मैं रोज़े से हूँ, मैं इस वक्त कुछ लेना नहीं चाहता। उन्होंने कहा जी पे आप उस तरह बैठ जाइए। तो इन्होंने तासुर ये दिया कि देखिए तातुर्क का कल्चर जो है ना, टॉलरेंस का, वो कितना आम है, हम क्यों इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। और तातुर्क की तारीफ़ तो कायद आज़म तो नहीं कर सकता, जना ने की थी। और लेकिन गांधी को तो फुर्सत नहीं मिली, वो तो खिलाफत मूवमेंट पे लगे रहे, फ़ारग हुए तो हालात दूसरे हो गए थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने मसलन जब पूछा कि अब अर्दवान है, अर्दवान ने एक इस्लामी कल्चर की थोड़ी सी बात की है। वो अमेरिका गया था मोहम्मद अली के जनाजे में, वापस आ गया पहले। उन्होंने कहा तुम शरीक क्यों नहीं हुए? उसने कहा इसलिए शरीक हुआ तो वहाँ मजहबी रस्म थी कोई नहीं, वो तो एक उन्होंने एक अजीब सेकुलर रस्में दूसरी थी, तो मैंने कहा वहाँ उस पर जा क्या करना। वह जनाजा मनाजा पहले हो चुका था। उन्होंने काबे का वो भी रखना था, कपड़ा भी रखना था, वो भी रखने की इजाज़त नहीं दी गई। हाँ, कुछ इस तरह की बात थी। उन्होंने कहा सेनेगाल, उन्होंने कहा कि फ़्लाइट जा रही सेनेगाल को जा रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपके यहाँ बड़ी कम शराब वराब नहीं है, तुर्की की फ़्लाइट थी। तो उन्होंने कहा कि सेनेगाल एक मुसलमान मुल्क है इसलिए वहाँ नहीं, और वहाँ अमूमन मैं जाके देखा वहाँ कोई हिजाब भी नहीं है, लड़कियां हिजाब भी नहीं देती। तो इसलिए इतनी परेशानी की बात है। वहाँ एक मसला ये था कि उन लोगों को ये बहस चल पड़ी, ईसाइयों में ही मसलन ईसाइयों मुसलमानों में फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा, बहस चल पड़ी कि भाई हज़रत ईसा और मरियम, मोहम्मद अली के बारे में कहा पहले कि वो अपनी माँ से पूछते थे कि फ़रिश्ते सफ़ेद क्यों होते हैं,
सफ़ेद फार्म के होते हैं। कहता वो सेनेगाल में जाते हैं तो मसला हल हो जाता, वहाँ मरियम और जेसिस दोनों जो हैं वो काले हैं और फरिश्ते भी काले ही हैं पेंटिंग में दिखाए गए। ये एक ख़ास एक रिडिक्यूल करने की बात। फिर उसने रमज़ान और रमदान की बात की और ये कहा कि जो रमदान कहते हैं वो ज़रा एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। अच्छा, अब इसलिए एक्सट्रीमिस्ट होते हैं कि वो अरब कल्चर के करीब है। अरब कल्चर जो इस वक्त है वो इमाम इब्न तैमिया से लेकर, इमाम हम्बल से लेकर इमाम इब्न तैमिया, इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब तक पहुँचते पहुँचते एक अपने अंदर एक एक्सट्रीम शान रखता है। हमारे यहाँ हम ख्वारज़म शाही मज़हब लेकर, अबू हनीफ़ा का मज़हब लेकर, एक तरह का मुफाहमत का मज़हब लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए हमारे यहाँ वो एक्सट्रीमिज़म जो है वो नहीं पाई जा सकती। अब सारी बहसें हैं कि हम जय राम जी कहें कि ये श्री राम कहें, मुसलमानों को किस पे एतराज़ है, किस पे नहीं एतराज़ है। लखनऊ में गाने वाले मौजूद होते हैं, नाते पढ़ते हैं, कुछ करते हैं, सड़कों पे वो गाने आते थे। दूसरे वो रमदान वाले कहते हैं कि ये गाना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है वगैरह। तो इस तरह की छोटी मोटी बातें लिखकर ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है माशरे की, इसको हाईलाइट किया। वो क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? वो चाय पीने आया, उसने कहवा पीने आया कि मैं रोज़ा उन्हें को उधर बैठ जाऊँ। तो इस पर फ़लसफ़ा जानते हैं। ये वहाँ का भी लेफ़्ट कम नहीं है फ़लसफ़ी बनने में। अच्छा, एक आज जी अरशाद आरफ साहब ने इसी मसले पर, ये जो हमारी मैं आज उस आर्टिकल भी मौजूद है कि उसने लिखा है मारियस सरमद ने कि क्या वाक़या हुआ, कैसे वाक़या हुआ। मैंने भी मालूमात हासिल की हैं कैसे वाक़या हुआ, क्या नहीं हुआ। ज़्यादा तो वो मसूर साहब जो थे उन्होंने कहा कि वो चर्च पी के सो गए या क्या कर दिया। उस पर गुस्सा आ गया उनको कि आप एक आलिम दीन के बारे में ये कह रहे हैं। तो ये पहले फ़िक्रे से वो इरिटेट हो गए। तो ना इन्होंने, अरशाद आरफ ने कहा कि भाई बात तो ये है कि हम्दुल्ला ने जो किया वो गलत किया, उसकी तो तारीफ़ हो ही नहीं सकती। अच्छा, जो ऑन एयर नहीं गया वो तो खैर बहुत ही काबिल एतराज़ है, वो तो जो उसकी तो बिल्कुल तारीफ़ नहीं हो सकती। लेकिन ये जो इरिटेट करने वाले लोग हैं, चाहे मारवी में सरमद हो चाहे कुछ हो, इनके रोल भी कम नहीं है। उनके एंकर का और इसका रोल कम नहीं है। पैमरा ने नोटिस तो दिया है, लेकिन इनके बारे में अंदाज़ा लगाएं कि क्या करते हैं क्या नहीं करते। ये अपनी तरफ से बोल्ड बनती हैं ये कि, और उस गुफ्तगू में भी उन्होंने तो कहा, लेकिन उसके बाद तड़प जवाब देती रही। वेरी मच राइट। मेरा क्या कर लोगी? हाँ, बिल्कुल सही। मेरा क्या कर लोगी? उतना ही कर रही थी, और उतना ही कर लोगी, और उतनी ज्यादा बदतमीजी कर रही वो अब पठान आदमी, अब उसको ये कर रहे हो, उसने तो फिर यही करना था ना जी। मैं तो सिंपल कहता हूँ कि जिस तरह की वो बहसें करते हैं, इरिटेट करते हैं, और या को भी किया था, कुछ और लोगों पे किया था। मेरे जैसे के साथ अगर कोई प्रोग्राम हो तो मैं तो रिफ्यूज़ कर दूँ, यानी इतनी बदतमीजी मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। या तो फिर यानी कि वो पठान हो आदमी, उसने दिखा दिया अपना आप कि भाई ये मारवी साहब बातें बड़ी करती हैं कि थोड़ा एफआईआर भी दर्ज करा दें। अभी तक तो उन्होंने एफआईआर नहीं दर्ज कराई। ये भी तो देखना, तो ये भी सवाल आ रहा है। वैसे तो किसी के लिए भी करा देती हैं। और फिर उन्होंने कहा कि देखो, इन्होंने ये भी कहा, देखिए जो अच्छे काम किए हैं नज़रियाती कौंसिल ने, वो कभी हम हाईलाइट नहीं करते। बस उन्होंने ख्वातीन के जायदाद में हिस्सा दिलाओ उनको, उनके बारे में ये कहा कि उनके जो कानून के बारे में बहुत सी बातें पॉजिटिव कही हैं कि उनको जायदाद मिलनी चाहिए, उनकी शादियों के बारे में बगैर विदाउट वो अपने यानी वली के बगैर शादी कर सकती हैं, और बहुत सी उन्हें कि वो उसकी तारीफ़ नहीं करते, आप उनके पीछे पड़ जाते हो। ये NGOs फॉरेन फंडेड जो हैं, ये बहुत से मसाइल पैदा करती हैं हमारे कल्चर के हवाले से। इट वाज अ रिकॉर्डेड शो, और अगर रिकॉर्डेड शो था तो फिर वो जो आपने बात की कि एंकर की रिस्पांसिबिलिटी थी कि वो उसको ना, रिस्पांसिबिलिटी वो कहते हैं हमने सिर्फ 4 मिनट दिया है, बाकी तो करना चाहिए था ना आपको। नहीं, वो कहते हैं जो दिया है वो तो बहुत नरम है। अच्छा, जो हमने काटा है तो वो तो बहुत सख्त था, और वो अगली सीन्स थे इसलिए वो काट दिए गए। कुछ मैंने उन लोगों से पूछा है, मैं उस अदारे में रह चुका हूँ, तो अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है कि क्या है और कैसे सारा वाक़या उनकी सूरत हाल है। अच्छा जी, एक आर्टिकल इसका है जिडन रेशमैन का जी, ऑरलैंडो मैसाकर विल बूस्ट स्पोर्ट। अब वहाँ ये बहस शुरू हो गई, एक से ज़्यादा इस पे आर्टिकल हैं। वो ये कहते हैं, आज जहांगीर करामत ने भी इस पर, करामत नहीं, काजी जहांगीर अशरफ ने भी लिखा है, जहांगीर करामत नहीं, काजी जहांगीर अशरफ जो हमारे फ़ौरन हमारे सफ़ीर भी रहे हैं, UNO के भी सफ़ीर रहे हैं इराक़ में बड़े सीज़न। उन्होंने कहा कि ये इस वाक़े से फ़ायदा तो पहुँचेगा ट्रंप को, ये जो वाक़या हुआ है, लेकिन क्या अमेरिकन राय आमा इस पर बिल्कुल मान जाएगी? अभी तो लोग कहते हैं, वो कहते हैं देखा, मैं कहता हूँ तो मुसलमानों को ना आने दो, मुसलमान गड़बड़ करते हैं। उन्हें का फ़ायदा तो उसको पहुँचेगा, लेकिन ज़ाहिर है कि ये भी उसका जवाब देंगे, उस करेंगे, कोशिश करेंगे, और 6 महीने में क्या असर पड़ता है, दैट्स इम्पॉर्टेंट।
और कितने लोग बने होंगे। अमेरिका के लोग जो है इस वक्त डर और गुस्से की हालत में हैं, यानी कि फियर एंड एंगर में हैं। वो मुसलमानों से या जो भी वहाँ आते हैं उनसे खौफज़दा भी हैं और गुस्से की हालत में, डर और गुस्से की हालत में उन्होंने पूरी 21वीं सदी तबाह करके रख दी। ठीक 15 साल जो गुजरे हैं वो अमेरिका के और डर और गुस्से की नज़र हुए हैं। कहीं वो अलकायदा से लड़ रहे हैं, कहीं वो तालिबान से लड़ रहे हैं, कहीं वो शाम पर बमबारी कर रहे हैं, कहीं इराक पे छाए हुए हैं, कहीं वो इससे दोस्ती कर रहे हैं, उससे लड़ाई कर रहे हैं, नाइजीरिया पे कर रहे हैं बाको हरम के नाम पर, मिस्र पे तलपट कर रहे हैं, अलजायर पे वो अपने जहाज़ भेज, ये सारी काम जो है ये गुस्से और डर के मारे अमरीकियों ने की है। डर ये है कि ये छा जाएंगे, गुस्सा इस बात का है कि ये हमारी ताकत को मानते क्यों नहीं है। तो ये सारी जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें कोई नई बात तो नहीं है जिस पे हम कहा जाए कि जी बिल्कुल एक अलग सिनेरियो है, एक अलग नक्शा है। ये काम तो किसी हाँ, एक साहब ये हैं वेद प्रताप वेदक, चीन पाक गांठ ऐसे खोले, वो तो खैर इनका अपना है, लेकिन इन्होंने दो चीज़ें कोट की हैं एक आर्टिकल के हवाले से। एक खालिद अहमद का है, एक आशा सदीका का, जो इंडिया में छपे हैं। इसलिए चूँकि इंडिया में छपे हुए आर्टिकल यहाँ तो उन्हें क्या कि मसलन खालिद अहमद ये कहते हैं कि भाई हमें चाह बहार से पाकिस्तान को डरने की ज़रूरत नहीं है, और पाकिस्तान चाह बहार का और भारत चीन के जो है मुखालफत बंद कर दे, और इसमें भारत का क्या नुकसान है अगर भारत चाह बहार के ज़रिए अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया तक पहुँच रहा है, तो इसमें पाकिस्तान का क्या नुकसान है। ये हमारा एक लिबरल सेकुलर इंडिपेंडेंट हल्के की एक राय बनती है जो बयान की है वहाँ आई है। आशा सीखा था कि जब बड़ी मासूम फ़ाइटर हैं, वैसे अच्छी फ़ाइटर है, और उन्हें क्या कि ऐसा क्या है कि हमारी सियासतदान तो बात करते रहते हैं, क्यों ना हमारे फ़ौजी आपस में बातचीत करके मामला तय कर लें। अच्छा, ये इंडिया का स्टैंड है बेसिकली, जो हम सेल करते हैं वो भी इंडिया का स्टैंड था। इंडिया का स्टैंड ये है कि जी हमें क्यों करें हम पाकिस्तान के सियासतदानों से बात, हम सीधी पाकिस्तान के GHQ से बात क्यों ना कर लें। ये पाकिस्तान के सियासी निज़ाम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है, लेकिन बहरहाल बहुत से लोगों की ये राय होती है और इस राय पे वो अमल भी करते हैं और चलते भी हैं। मैं इसी साथ हम वक्फा लेते हैं, वक्फे के आगे चलते हैं। जी फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, नाजरीन मजीद सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, का फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इनपुट। और आज टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ताहिर साहब, बहुत ही रिनाउंड एनालिस्ट हैं, और अरशाद आरिफ साहब, एज यू नो ही इज़ आल्सो वेरी रिनाउंड। हैंडेड ओवर टू यू मीर साहब। जी, अरशाद आरिफ साहब और मोहम्मद ताहिर साहब हमारे साथ हैं, और मसला वही है पाक अमेरिकन ताल्लुकात में जो आज बयान आते हैं, बातें हैं, मदद करते हैं। अरशाद आरिफ साहब से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? जी क्या हाँ, मुझे आ रही है आवाज़? जी जी शाह साहब, ये आज सरताज अजीज़ का जो बयान है कि हमारे पास तो बस एटमी ऑप्शन बाकी रहेगा अगर अदम तवाज़ुन पैदा हुआ, और भारत फ्रंट मैन का रोल अदा कर रहा है अमेरिका, चीन और मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, क्या क्या लहजा है, और ईरान बताए कि मुल्ला मंसूर वहाँ क्या कर रहा था और पासपोर्ट उसका असली है कि नहीं वगैरह, ये सब बातें, क्या हम क्या पॉलिसी हमारी फॉरेन पॉलिसी बनती दिखाई देती है? देखिए, ये बड़ी अफसोसनाक बात है जी कि पहले तो हम चुप करके बैठे रहे, खामोश रहे, और इंडिया एक जारहाना सफारतकारी कर रहा था, और हमें से किसी को इल्म नहीं हुआ कि वो सऊदी अरब क्या लेने जा रहा है, चाइना क्यों जा रहा है, ईरान, अफगानिस्तान, UAE वगैरह। लेकिन जब सर पे पड़ी है तो अब हमें याद आ गया है, इस्लाम भी याद आ गया है, अमेरिका की बेवफाई भी याद आ गई है, और हमें महसूस हुआ है कि शायद हमें घेरा जा रहा है जंग के हवाले से। ये साहब, ये नाकामी की 2-3 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1 तो ये है कि हमारे यहाँ बाकायदा ये तय ही नहीं कि खारजा पॉलिसी तय कौन करेगा। हुकूमत ने तो अपने सारे इख्तियारात जो हैं वो उससे दस्तबरदार हो गई है बेअमली की वजह से, कि वहाँ कोई है ही नहीं ऐसा, ना कोई थिंक टैंक है, ना कोई बाकायदा वजीर खारजा है, ना कोई प्रोसेस है ऐसा कि मामला को देखा जाए। भारत के हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब का रवैया सबके सामने है कि वो चाहते हैं हर कीमत पर ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हो जाएं, उसके नतीजे में हमें अपने कौमी मफादात से भी दस्तबरदार होना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हाल हमारा अमेरिका के साथ रहा है, खा हमारी कोई फौजी हुकूमत रही है, खा वो हमारी सिविल हुकूमत रही है।
अब जबकि भारत ने एक जारहाना सफारतकारी के जरिए हमें घेर लिया है, तो हमें महसूस हो रहा है कि भारत और अमेरिका मिलकर जो है हमारे कौमी मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस सूरत में भी हमें बदहवासी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, ये तासुर नहीं देना चाहिए कि हम अपनी नाकामी को तस्लीम कर चुके हैं, बल्कि उसके लिए बेहतरीन तरीका ये था कि हमारे बाकायदा को वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किया जाता, वज़ीर ख़ारजा साहब जाते घूमते फिरते मुख्तलिफ दार हुकूमतों में जाके सफारतकारी करते। वज़ीर आज़म साहब भी इससे पहले जिस मुल्क में भी दौरे पर गए हैं, कौम को कुछ पता नहीं चला कि वहाँ से क्या लेकर आए हैं, क्या दे कर आए हैं। बसा औकात ये होता था कि दौरा से बहाना है, असल मकसद सैर सपाटा है, कुछ लोग को सैर करानी है, खुद भी सैर करनी है। तो ये सूरत हाल जो है बड़ी ख़तरनाक है। इसमें तो कोई शक नहीं कि 1971 के बाद जब इंदिरा गांधी ने उस वक्त इसी तरह की सफारतकारी की थी, हिंदुस्तान पहली दफ़ा उन दोस्त ममालिक में भी नकब लगाने में कामयाब रहा है जिन पर हम तकिया किया करते थे। और लेकिन ये अपनी जगह पर हकीकत है कि हमारा जो महल वक़्तु है, हमारी जो पोजीशन है वो कोई इतना कमज़ोर नहीं है खुदा न खास्ता कि भारत और अमेरिका जो चाहें कर गुजरें और हमारे पास कुछ भी नहीं हो। एक एटमी कुव्वत को होश व हवास में रहना चाहिए, अपने सबसे ठीक तरीके से खेलना चाहिए, अपनी कमजोरियां जो हैं उन पर काबू पाना चाहिए और दुनिया के साथ बावकार तरीके से बात करनी चाहिए। ठीक बात। ये मौजूदा सूरत जो 2-4 दिनों से हमें नजर आ रही है, मैं समझता हूँ ये इंतहाई अफसोसनाक है। इस तरह से ये बचगाना बातें हैं कि हम ताने देना शुरू करते हैं, हम दुनिया से कहें कि जी हमारे पास कोई, मैं ये सफारतकारी की ज़बान नहीं है, ये तो ऐसे ही मसल दिखाने वाली बात है कि आप अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि हम एटम बम है हमारे पास, हम चला सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये ताकत दिखाने। मोहम्मद ताहिर साहब, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर, ये जो सूरत पैदा हुई इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मीर साहब, हमारे जो सरताज अजीज साहब हैं, उनकी उम्र जो है वो 91 बरस है। हाँ, ठीक है। और इस वक्त जो दुनिया की पॉलिटिक्स है उसकी जबान जिन लोगों के हाथों में है वो अंडर 50 लोग हैं। अमेरिकी सदर ने जब अपना ओहदा संभाला था तो 50 साल तक का उम्र के थे। और जो आप अपने निगाह डालें, तो मतलब ये मसला उम्र का है सिर्फ? नहीं, मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि फालियत का है। आपके यहाँ एक तो फॉरेन मिनिस्टर कोई नहीं है, और फिर जो आपने इस मिनिस्ट्री को जिन लोगों के हवाले किया है उनमें जो है वो आप जोश है तब भी बासी कड़ी में कोई उबाल नहीं आता। अच्छा, अब आप देखिए इन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई है, ये गुफ्तगू इतनी क्रिटिकल है और इंटरनेशनली इसके इतने रिपरकेशन होंगे, आपको बहुत थोड़े दिनों में हमें ये अंदाजा होने वाला है। ये इन्होंने जो न्यूक्लियर ऑप्शन की बात की है, ये एक ऐसे वक्त में की है जब खुद अमेरिका, यानी आप देखें इसी ब्रीफिंग में इन्होंने कहा है कि वेस्ट का हम पर दबाव है कि आप मिसाइल प्रोग्राम अपना जो है वो कम करें और मिसाइल अपने कम करें। ये आप पर मिसाइल के लिए दबाव है और ये न्यूक्लियर ऑप्शन की बात कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में बात कर रहे हैं जब इंडिया जो है वो NSG में जा रहा है और अमेरिका जो है वो अपने यहाँ इसके लिए नरमी पैदा कर रहा है। और वेस्ट में के उन तमाम ममालिक में जहाँ थोड़ी बहुत भी इंडिया के हवाले से मुखालफत है, मोदी साहब वहाँ जाकर उनको जो है वो मना रहे हैं। और आपने ऐसे माहौल में इस तरह की बात की है, तो मेरा ख्याल है कि ये गुफ्तगू जो है वो इंतहाई बेहतियाती से की गई है। फिर आप एक और बात इसका पहलू, अच्छा मैं बड़ी फ्रैंकली पूछता हूँ, गुफ्तगू उन्होंने खुद की है या GHQ में मुलाकात का असर है उन पर? नहीं, क्या GHQ और क्या ये ब्रीफिंग दी है उन्होंने, वहाँ सेक्रेटरी दिफा भी मौजूद था, उन्होंने भी ब्रीफिंग दी है, सिर्फ इन्होंने तो नहीं दी है ना। और ये जो न्यूक्लियर ऑप्शन की अगर कोई बात होती तो वो सेक्रेटरी दिफा करता, वो ये तो ना करते। और अच्छा, दूसरी बात ये कि आप देखें सेक्रेटरी खारजा ने एक और बात भी कही है, अफगानिस्तान के हवाले से कोई भी गुफ्तगू करने से प्राइम मिनिस्टर ने मना किया हुआ है। तो ये कौन सा, मतलब ये कौन सा प्रोटोकॉल आप तय करके बैठे हैं और किस तरह की ये बातें आप कर रहे हैं? मामूली जो डिप्लोमेसी के जो मामूली स्टूडेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन के जो मामूली स्टूडेंट्स हैं, वो भी बताते, वो उनको भी ये पता होता है कि इंटरनेशनल बाइंडिंग्स कैसी होती है और आपको किस मौके पर किस तरह बिहेव करना होता है। तो ये अजीब और गरीब किस्म के उसूल बनाकर बैठे हुए हैं। यानी एक तरफ आपका सेक्रेटरी खारजा ये कह रहा है कि अफगानिस्तान पर कोई गुफ्तगू हमें नहीं करनी है, हम ये सोच रहे हैं कि GHQ करवा रहा है।
ये सेक्रेटरी खारजा की कल की ब्रीफिंग में ये कहा गया है। और या तूर हम पर जो है वो हम पर फायरिंग हो रही है, जो है वो प्राइम मिनिस्टर कहीं नजर नहीं आ रहे, उनकी हुकूमत मुकम्मल डिसअपियर है, और सेक्रेटरी खारजा के पास जो है वो उससे पहले की ये ब्रीफिंग मौजूद है। तो मसला ये है कि जब वो इस बीमारी के आलम में भी अगर बाकी काम अपने कर सकते हैं, तो अगर बराए करम ये जो चंद एक मसले हैं वहां तो ये हमें नजर आए ना, देखिए कितने बड़े बड़े मसले हो गए हैं। ड्रोन हमले का मामला है, अमेरिका से हमारे ताल्लुकात कशीदा है, एनएसजी के हवाले से भारत जो है वो पेशकदमी कर रहा है, गिरदोपेश में आपकी 3 सरहदें गैर महफूज हो गई है, तोरखम पर फायरिंग हो रही है, ईरान की सरहद भी गैर महफूज है, इंडिया आपका दुश्मन है। इतने सारे मामला और मसाइल में, इतने सारे इशूज में आपकी कोई हुकूमत ही नहीं है, आपकी कोई जो है वो खारजा पॉलिसी ही नजर नहीं आ रही है। और फिर हम ये कह रहे हैं कि जो है वो फौज क्यों टेक ओवर कर लेती है और फौज पॉलिसी क्यों बनाती है। मसला ये है कि खला में कुछ चीजें नहीं रही थी। अच्छा नहीं, आप अगर आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन एक बात और मैं पूछना चाहता हूं, मैं शाह साहब से पहले पूछ लेते हैं। वो ये बात ये है कि ये कहीं GHQ की मुलाकात का असर है, या वहाँ मैसेज तो सिविल गवर्नमेंट का भी यही होना चाहिए था और फौजी गवर्नमेंट का भी यही होना चाहिए था, जो सफारतकारी के अल्फाज हैं उसके इस्तेमाल में गालिबन सरताज अजीज साहब मार खा गए हैं, जो उस दफ्तर का कम से कम तुरा इम्तियाज होना चाहिए था। मीर साहब, 1 साल से फौजी क़यादत हमारी हुकूमत को, हमारे वज़ीर आज़म को ये कह रही थी कि फलां इशूज़ पर। उन्होंने कहा कि F-16 तैयारों के हवाले से भारत अमेरिका पर दबाव डाल रहा है। ये चंद माह पहले बाकायदा फौज ने कहा कि जी आप इस पर आगे बढ़ें। कल भूषण का वाक़या सामने आया तो फौज ने कहा कि हम जो पठानकोट का दबाव हो, इस पर निकलने के लिए ये बेहतरीन मौका है, इसको आगे लेकर आप चलें, दुनिया को बताएं कि हम भारत की दहशतगर्दी का शिकार हैं, हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हो रही है। ये जब NSG का मामला था तो फौजी क़यादत ने हुकूमत से कहा कि आप इस बारे में कुछ करें, लेकिन हमारी हुकूमत जो सिविल हुकूमत है, हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं, वो उनको होश ही नहीं है। उनके सिर्फ 2 काम हैं, हमारी हुकूमत की टर्म कैसे पूरी करनी है, और हमने अपने मुखालिफिन को 2018 के इलेक्शन में शिकस्त किस तरह से देनी है। सारी प्लानिंग यही है, इसी के लिए वसाइल मुख्तसर हो रहे हैं, इसी के लिए कोशिशें हो रही हैं, इसी के लिए सारे जो ताल्लुकात बैरूनी हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, खा वो सऊदी अरब के ताल्लुकात। एक शाह साहब, लेकिन इस बार स्टैंड तो लिया हुआ है ना जी, लिया तो वजीर खारजा ने लिया, मुशीर ये जो इजलास मुनक़िद हुआ है फौज ने GHQ में इसीलिए मुनक़िद किया कि अब तो सर पे पड़ गई है, अब क्या करना है कि ये अफगानिस्तान का इशू पे ये हो रहा है, इंडिया पे ये हो रहा है, अमेरिका पे। तो उसके बाद हम बदहवासी में फिर हमारे ये बयानबाजी शुरू हो गई है। तो मैं नहीं समझता कि फौज ने ये कहा हो, क्योंकि आर्मी चीफ खुद भी बात कहने का तरीका रखते हैं, ये खुद बदहवासी में सब कुछ हो रहा है। ठीक है, और उसकी कोई वजह ये नहीं है कि GHQ ने इनसे कहा है कि ये जुबान इस्तेमाल करें। ठीक। ताहिर साहब, ये तो ना शाह साहब खुश है ना आप खुश हैं इस बयान से जो ताहिर अपने तारिक अजीज ने दिया है, अपने असरताज अजीज ने दिया है। तो फिर क्या किया जाए? कोई बनाए एक ड्राफ्ट जो बेहतर हो, हम उसको जरा प्रोपोगेट करें, कोई बन सकता है ड्राफ्ट? देखिए मीर साहब, एक बुनियादी बात है कि मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो पॉलिसी शिफ्टिंग के मरहले पर है। बहुत कम लोग इस बात का अंदाजा कर पा रहे हैं कि खित्ते के अंदर हमारी पॉलिसी मुकम्मल तब्दील हो रही है और अमेरिका की पॉलिसी मुकम्मल तब्दील हो रही है। अमेरिका के साथ हम जो है वो खित्ते के अंदर मफादात के टकराव की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ, आप देखें इस ब्रीफिंग में भी कहा गया है कि अमेरिका को चाइना के साथ हमारे जो मरासिम है वो खल रहे हैं, इस ब्रीफिंग में भी कहा गया है। और मैं कुछ वेस्ट की स्टडीज देख रहा था 2-3 दिन पहले, उसमें कहा गया है कि चाइना के साथ अमेरिका तकरीबन हालत जंग में चला गया है। 2 दिन पहले जो है वो चाइना और अमेरिका के वो सी में जो है वो तैयारे आमने सामने आ गए थे, फिर अमेरिका ने वो झपकी लेकर अपना तैयारा उठाया। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि एक पॉलिसी शिफ्टिंग का मरहला है, उसमें इंडिया ने अपना रोल डिजाइन कर लिया है। पाकिस्तान की सियासी हुकूमत गौर और फिक्र के इस मरहले में कहीं मौजूद नहीं है। और जो सबसे संगीन और खतरनाक बात है वो ये कि पाकिस्तान की सियासी हुकूमत के तमाम तेवर, तमाम मफादात और तमाम जाति किस्म के मामला वेस्टर्न कंट्रीज में है। और हम पॉलिसी शिफ्टिंग के बाद जिस छतरी तले जा रहे हैं उसका वेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। हम जा रहे हैं चाइना और रशिया की तरफ।
और चाइना जो है वो रशिया तो अभी आ नहीं रहा जी, सिर्फ चाइना ही चाहना है। नहीं, रशिया तो खामोश में है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उनके साथ बड़ी हैवी किस्म की कन्वर्सेशन हो रही है और जो है वो उनके दरमियान राब्ते हुए हैं, बहुत ही ज्यादा बड़ी सतह के रास्ते हैं। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि ये जो मामलात है इतने खतरनाक जो मरहले पे दाखिल हो गए हैं, सियासी हुकूमत कहाँ है और ये इन जिम्मेदारियों का बोझ वो कब उठाएगी? हम देखें चले, मेरा ख्याल में बात इसी पे आती है कि सियासी हुकूमत को फैसले करने चाहिए और सरताज अजीज वैसे सियासी हुकूमत के नुमाइंदे हैं। अगर उनकी ये बात जो है पसंद नहीं आई लोगों को, तो यही कहा जा सकता है कि सियासी हुकूमत ने गलत इस बात का इजहार किया है, या ये कहा जा सकता है कि अस्करी लोगों के कहने पर उन्होंने इस तरह की बात कर दी है। हालांकि सियासी फैसला ये नहीं होना चाहिए था, कम से कम सफारतकारी की ज़बान ये नहीं होनी चाहिए थी। मेरा ख्याल इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। और हमारे जो तीनों एनालिस्ट हैं उन्होंने आज आपको काफ़ी जो स्टोरी है अपने उस पर तज्ज़िये भी दिए हैं और मीर साहब ने काफ़ी खड़े खड़े सवाल किए हैं आज। लेकिन दफ्तर खारजा के हवाले से ये कहा जाने वाले दिनों में और शायद मियाँ साहब से पहले ही वहाँ पर जो है बहुत सी मेन तब्दीलियाँ हो जाएँ, क्योंकि जाने से पहले मियाँ साहब काफ़ी चीज़ों को साइन करके गए हैं। मुझे और मीर साहब को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।